हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में मैराथन क्लास में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी 1908 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस सब्जेक्ट का वेटेज आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का रहता है और ये 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अब मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस भी है, एमसीक्यूज भी है इम्पोर्टेंट, और कुछ बातें भी हैं जो ज़रूरी है इस अधिनियम को जानने के लिए, इस कोड को। तो मैंने ये कोड, ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते, कुछ बातें जान लेते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसे नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 भी कहते हैं, ये दीवानी कानून है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सिविल मामलों की प्रक्रिया को बताता है। इसका एक्ट नंबर 5 है, यानी कि 1908 में बनने वाला ये 5वें नंबर का अधिनियम था। अब बात करते हैं कि इसकी आधारभूत संरचना क्या है। इस अधिनियम, इस कोड में कुल 158 धाराएँ यानी कि 158 सेक्शंस, कुल आदेश 51 यानी कि 51 ऑर्डर, और उसमें भी कई सारे रूल्स दे रखे हैं, और कुल चैप्टर 11 यानी कि कुल अध्याय 11 है। इसका जो धारा वाला पार्ट है, सेक्शंस वाला पार्ट है, 158 धाराएं, ये इस कोड का मौलिक विधि कहलाएगी, सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा इस कोड का। और ये जो आदेश है 51 आदेश, ये 51 आदेश प्रोसीजरल लॉ कहलाएगा। हालांकि है तो ये प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि है, तो इसी के अंदर प्रक्रियात्मक विधि के साथ में भी इसके अंदर ही जो ये धारा वाला पोर्शन है, ये सैद्धांतिक प्रावधान बताते हैं, और सैद्धांतिक प्रावधान हमेशा ही मौलिक विधि होती हैं, और 51 आदेश प्रक्रिया को बताती है। अब जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। पहली बार कोडिफिकेशन हुआ था सीपीसी का 1859 में, यानी कि पहला कोड सीपीसी का आया था 1859 में। उसके बाद रिपील हो गया, फिर दूसरा कोड आया 1877 में, कुछ समय तक वो भी चला, फिर दूसरे कोड को भी रिपील करना पड़ा। तीसरी बार कोडिफिकेशन हुआ 1882 में। 1882 का कोड भी कुछ समय तक चला, बाद में इसको भी रिपील करना पड़ा और इसे रिप्लेस किया 1908 के कोड ने, जो अभी तक वर्तमान समय में चल रहा है। 1908 यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ये पारित हुआ था, यानी कि इनेक्ट हुआ था 21 मार्च 1908 को। 21 मार्च 1908 को गवर्नर की असेंट मिली थी। यहाँ पर मैं गवर्नर बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्ट, ये कोड जो है वो आज़ादी से पहले पारित हुआ था, और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1909 से। इन्फोर्समेंट डेट होगी 1 जनवरी 1909। अब इस सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल धाराएं 158 है, जो कि 11 अध्यायों में बटी हैं। 1 से 8 तक की धाराओं में कोई भी अध्याय नहीं है, एक भी चैप्टर नहीं है, और बाकी वाली 9 से लेकर के 158 धाराओं में वो 11 अध्यायों में बटी हुई हैं। इसके अंदर एक अनुसूची यानी कि एक शेड्यूल भी है, जिसमें कुल 51 आदेश और उसमें भी विभिन्न नियम हैं। तो ये एक प्रकार का प्रक्रियात्मक कानून है, विशेष प्रकार का प्रक्रियात्मक कानून है, क्योंकि इसका एक भाग यानी कि धारा वाला भाग, सेक्शन वाला भाग सैद्धांतिक है, जो मौलिक विधि को दर्शाता है। दूसरा आदेश जो प्रक्रियात्मक विधि को दर्शाता है। लेकिन आपको मूल रूप से ये ध्यान में रखना है कि ये एक प्रक्रियात्मक कानून है जो सिविल मामलों की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ते हैं। पहली संहिता के अंदर नियम आएंगे। दूसरा आज्ञप्ति डिक्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 2 सबसेक्शन 2 में इसे डिफाइन कर रखा है। डिक्री में क्या होता है? डिक्री में न्यायालय का न्यायिक विनिश्चय होता है। कंट्रोवर्सी को लेकर के दो पक्षकारों के बीच में किसी न किसी अधिकार को लेकर के कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी को लेकर के उस कंट्रोवर्सी पर पक्षकारों के बीच में विवाद पर न्यायालय अपना
निर्णय देता है, निश्चयक रूप से निर्णय देता है। डिक्री यानी कि ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करता है। यानी कि ये एक तरह का विनिश्चय है और ये निश्चयक रहेगा। डिक्री दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक, दूसरी अंतिम। और डिक्री के अंदर आएगा वाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण। ये दो बातें भी आती हैं, ये कई बार सवाल पूछा जाता है इससे कि क्या वाद पत्र का नामंजूर किया जाना आदेश 7 नियम 11 डिक्री है या नहीं है, ये भी डिक्री का एक भाग है। या फिर धारा 144 प्रत्यास्थापना की कार्रवाई डिक्री के अंतर्गत आती है या नहीं आती है, तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है, वो भी डिक्री के अंतर्गत आती है। लेकिन डिक्री के अंतर्गत नहीं आएंगे ऐसा न्याय निर्णय, ऐसा एडजुडिकेशन जिसकी अपील आदेश की तरह होती हो, तो वो फिर डिक्री के अंदर नहीं आएंगे। या फिर न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने वाला कोई आदेश भी इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म है निर्णय, जजमेंट। धारा 2(9) में इसे डिफाइन किया गया है। निर्णय में न्यायाधीश डिक्री या फिर आदेश के आधार पर, ग्राउंड पर अपना कथन करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो उसे निर्णय कहते हैं। नेक्स्ट आदेश, जजमेंट, आदेश, ऑर्डर। धारा 2 सब सेक्शन 14 में इसे डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है। आदेश भी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, प्रारूप में होता है ये, और सिविल न्यायालय का विनिश्चय होता है जो डिक्री नहीं होती है। बस इतना सा बताया गया है, जो डिक्री नहीं है, प्रारूप में अभिव्यक्ति की है न्यायालय ने, तो वो आदेश होता है। फिर उसके बाद आता है मध्यवर्ती लाभ। मध्यवर्ती लाभ यानी कि मीन्स प्रॉफिट, धारा 2(12) में इसे डिफाइन किया गया है। अब पूरा एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के जरिए मीन्स प्रॉफिट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति है जिसकी कोई संपत्ति है, बी उस संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है और वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त करता है। तो अब ए जब न्यायालय में जाएगा तो ए को वो सभी लाभ दिलाए जाएंगे बी से जो उसने वहाँ से प्राप्त किए हैं, और उन पर भी ब्याज सहित वो लाभों को दिलाया जाएगा न्यायालय के द्वारा। तो ये होता है मीन्स प्रॉफिट। संपत्ति के अंतकालीन लाभ ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ हैं जो किसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को, यानी कि जानबूझकर कब्जा ले रहा है, उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों, उसे मिले हो, या फिर जिन्हें वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसमें अंतर्गत नहीं है। अब कौन से लाभ नहीं आएंगे कि अगर वो कुछ बात निर्माण करता है या फिर चेंज करता है, उससे कोई लाभ प्राप्त करता है, तो वो न्यायालय द्वारा नहीं दिलाए जाएंगे। फिर से एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि एक व्यक्ति है जिसकी कोई संपत्ति है, बी आता है उस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है और उस संपत्ति से कोई लाभ प्राप्त करता है। तो जब न्यायालय में ए जाएगा तो ए को बी ने जो प्रॉफिट लिया है, जो लाभ प्राप्त किया है, उन लाभों को ब्याज सहित दिलाया जाएगा ए को। यही बोला गया है मीन्स प्रॉफिट की परिभाषा में। उसके बाद आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मृतक के वारिस। तो वो व्यक्ति जो विधि की दृष्टि में मृतक की संपदा का वैध प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी है, वह कहलाएंगे मृतक के विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे धारा 2(11) में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट निर्णय त्रिणी, जजमेंट लेटर। जजमेंट लेटर होता है जिसके खिलाफ में डिक्री आती है, यानी कि दो लोगों के बीच में सिविल का केस चल रहा है, जैसे ए और बी के बीच में। अगर ए सक्सीड कर गया, ए के पक्ष में डिक्री पारित हो गई, तो यहाँ पर बी जो है वो जजमेंट लेटर यानी कि निर्णय त्रिणी बन जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीदार। अभी एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ए और बी के बीच में सिविल केस न्यायालय में चल रहा है, और अगर ए सक्सीड हो जाता है तो ए तो बन जाएगा डिक्रीदार और बी बन जाएगा निर्णित ऋणी। कुल 51 आदेश हैं जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होंगे। आदेश 1, इसमें पक्षकार होते हैं, वाद के पक्षकार होते हैं आदेश 1 में। आदेश 2, वाद की विरचना।
तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाता हूँ कि कैसे एक सिविल वाद जो होता है वो चलता है न्यायालय में। सबसे पहले सिविल वाद के लिए कम से कम पक्षकारों की ज़रूरत होती है, 2 पक्षकारों की, तभी सिविल वाद न्यायालय में जाएगा। अब सबसे पहले आता है ऑर्डर 1, यानी कि ये पक्षकारों पर डील करता है। आदेश 2, आदेश 2 में क्या होगा, वाद की विरचना की जाएगी। जो भी डिस्प्यूट है, जो भी फैक्ट है, वादी होगा तो वादी अपना प्लेंट तैयार करेगा, वाद पत्र तैयार करेगा। फिर ऑर्डर 3, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर, ये अभी काम का नहीं है, आप इसको छोड़ दो, सिर्फ याद रखो इसको। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 4, जब वादी न्यायालय में वाद पत्र तैयार कर लेता है तो फिर न्यायालय में उसे दाखिल भी करेगा, यानी कि उसे दायर करेगा। तो ऑर्डर 4 उसी पर डील करता है कि वादों का संचित किया जाना। फिर आता है आदेश 5, जब न्यायालय के पास में कोई वाद पत्र आ जाएगा, यानी कि प्लेंट आ जाएगा, वादी लेकर के जाएगा प्लेंट न्यायालय में। सिविल प्रक्रिया संहिता में 2 पक्षकार होंगे, एक वादी, दूसरा प्रतिवादी। वादी जो न्यायालय से अनुतोष मांग रहा है। अब वादी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, आदेश 5 में न्यायालय क्या करेगा, प्रतिवादी को सम्मन करेगा। प्रतिवादी को सम्मन करके, सम्मन जो होती है न्यायालय की एक आदेशिका होती है, सम्मन करके बुलाएगा कि आपके विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद दाखिल किया गया है, आप आकर के अपना कथन रखिए, तो अपना पक्ष रखिए। तो ये होगा आदेश 5 में न्यायालय सम्मन इश्यू करेगा। फिर ऑर्डर 6, इसमें तो दोनों आएंगे, वाद पत्र, ये प्लीडिंग के बारे में बात करता है। प्लीडिंग में मैं आपको बता दूं, आदेश 6 में वाद पत्र भी आता है और लिखित कथन भी आएगा। जब प्रतिवादी आएगा न्यायालय में तो वो लिखित कथन पेश करता है, जवाब दावा पेश करता है। वादी हमेशा वाद पत्र पेश करेगा, लेकिन प्रतिवादी हमेशा ही लिखित कथन यानी कि जवाब दावा पेश करेगा। फिर ऑर्डर 7, वाद पत्र। फिर ऑर्डर 8, लिखित कथन, मुजरा यानी कि सेट ऑफ, और प्रति दावा यानी कि काउंटर क्लेम। फिर ऑर्डर 9, पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर डील करता है। फिर आदेश 10, आदेश 10 में न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, यह एक सामान्य परीक्षा की जाएगी कि केस चलने वाला है या नहीं है। यहाँ पर न्यायालय थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेगा कि वास्तव में केस बन रहा है या न्यायालय का समय खराब करने के लिए पक्षकार आए हुए हैं। कलिजियो नेचर का तो नहीं है, न्यायालय देखेगा यहाँ पर सरसरी तौर पर। फिर उसके बाद में आता है आदेश 11, प्रकटीकरण और निरीक्षण। फिर आदेश 12, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिशंस, स्वीकृतियाँ। जैसे वादी ने कोई बात बोल दी कि प्रतिवादी का नाम ये है, वादी ने बताया कि प्रतिवादी वहाँ रहता है। जैसे ही वादी ने ये बातें बोली, प्रतिवादी ने वो उन बातों को एडमिट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब वादी ने ये बोला कि फला प्रॉपर्टी मेरी है और प्रतिवादी ने कहा कि नहीं, ये इसकी नहीं है, ये तो मेरी है, तो यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया, यहाँ पर विवाद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा विवादक, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नेक्स्ट आदेश 13, दस्तावेजों का पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाया जाना। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्डर है वो है ऑर्डर 14, विवादकों की रचना करना। जब वाद पत्र वादी लेकर के न्यायालय में आता है तो हो सकता है वो 20 या 25 पेज का हो। फिर प्रतिवादी को बुलाया जाता है, प्रतिवादी भी अपना जवाब दावा यानी कि लिखित कथन, रिटर्न स्टेटमेंट लेकर के आएगा, वो भी 20-25 पेज का हो, तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब न्यायालय वास्तव में देखेगा ऑर्डर 14 में कि इनके बीच में विवाद है क्या, किस बात को लेकर के विवाद है। तो फिर न्यायालय आदेश 14 के तहत, आदेश 14 के तहत इश्यूज फ्रेम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, यहाँ से इश्यूज फ्रेम होते हैं, ये न्यायालय का काम है इश्यूज फ्रेम करना। और न्यायालय जब इश्यू फ्रेम करेगा तब वो इन बातों को लिखेगा कि रिटर्न में कि वास्तव में वादी और प्रतिवादी के बीच में विवाद है क्या। यहीं से सिविल मामले की कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिर आदेश 15 जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रथम सुनवाई में वाद का निपटारा, ये आमतौर पर नहीं होता है, फर्स्ट हियरिंग में ही वाद को निपटा देना।
फिर आदेश 16 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर न्यायालय क्या करेगा, साक्षियों को सम्मन करेगा, जितने भी गवाह हैं उनको बुलाएगा, उनकी उनकी हाजिरी उपस्थिति के लिए उनको सम्मन करेगा। फिर आदेश 16A भी इसके साथ में ही है, कारागार में अगर परिरुद्ध हैं, जेल में हैं साक्षी, तो फिर उसे उसके बारे में ये आदेश 16A डील करता है। फिर आदेश 17 आता है स्थगन। अब कई बार कभी ये होता है कि वादी की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाता है, या फिर प्रतिवादी के कोई ऐसा परेशानी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डेथ हो जाती है वादी या परिवादी के तरफ से, प्रतिवादी की तरफ से, तो अगर दोनों पक्षों को ही एडजमेंट मिल जाएगा, स्थगन मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति कारित हो जाती है तब एडजमेंट दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ऑर्डर 17 में कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा मामले को, तो इसे कहते हैं स्थगन। फिर ऑर्डर 18 आता है। ऑर्डर 18 में क्या होता है, वाद की सुनवाई होगी, साक्ष्यों की परीक्षा होगी। कैसे होगी, वैसे ही जैसे ठीक CRPC में होती है जजमेंट आने से पहले, और यहाँ पर भी जजमेंट आने से पहले साक्ष्यों की परीक्षा होगी। यहाँ पर कोर्ट एविडेंस लेगा, गवाहों को बुलाएगा, गवाहों का परीक्षण करेगा। अध्याय 10 चैप्टर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का यहाँ पर काम में आएगा। गवाहों का मुख्य परीक्षण होगा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी कि प्रति परीक्षण, जिसे जीरे भी कहते हैं। और उसके बाद री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षण, ये भी होगा। दोनों पक्षों का होगा, वादी का भी होगा, वादी के गवाहों का भी होगा, और प्रतिवादी के गवाहों का भी होगा। फिर उसके बाद ऑर्डर 19 शपथ पत्र पर बात करता है। उसके बाद आदेश 20 में निर्णय आता है या फिर डिग्री आएगी। उसके बाद आदेश 20A ये खर्चों के बारे में बात करता है। फिर ऑर्डर 21 जब निर्णय आ जाता है तो किसी न किसी के पक्ष में तो डिग्री पारित होगी, फिर उस डिग्री या आदेशों का निष्पादन कराया जाएगा। ऑर्डर 21 CPC का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है। आमतौर पर ये तो याद ही नहीं होता है, लेकिन आपको तो बेरेक लेकर के आप जा सकते हो। AIB के एग्ज़ाम में आप बेरेक लेकर के जा सकते हो। बेरेक देख के अगर ऑर्डर 21 से कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको बेरेक देख के सॉल्व करना है। फिर ऑर्डर 22 पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालीपन की बात करता है। ऑर्डर 23 वादों को प्रत्याहरण यानी कि विड्रॉ करना और समायोजन की बात करता है। 24 आदेश 24 न्यायालय में जमा शुल्क की बात करता है। फिर आदेश 25 खर्चों के लिए प्रतिभूति की बात करता है। आदेश 26 में कमीशन जारी होता है। आदेश 27 में सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। आदेश 27A में संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखत की विधि मान्यता संबंधी कोई विधि के किसी सारभूत प्रश्न पर वाद लाया जा सकता है। आदेश 28 सेना से संबंधित है। आदेश 29 निगम से संबंधित है। आदेश 30 फर्मों से संबंधित है। आदेश 31 न्यासी, निष्पादक और प्रशासकों से संबंधित है। आदेश 32 माइनर यानी कि अवयस्क और अनसाउंड माइंड यानी कि विकृत व्यक्ति से संबंधित है। फिर आदेश 32A कुटुंब से संबंधित है। और आदेश 33 जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद लाना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आदेश 33 आपको ध्यान में रखना है। इंडिजिट पर्सन। फिर आदेश 34 अचल संपत्ति के बंधक के संबंध में डील करता है। फिर आदेश 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्लेड सूट यानी कि अंतराभिवचनीय वाद। फिर आदेश 36 विशेष मामला। आदेश 37 संक्षिप्त प्रक्रिया। और आदेश 38 बात करेगा निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की यानी कि अरेस्ट बिफोर जजमेंट और अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात करता है। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, ऑर्डर 39 में क्या होता है, टेम्परेरी इंजंक्शन यानी कि अस्थायी व्यादेश की बात की गई है। फिर आता है आदेश 40 जिसमें रिसीवर की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। फिर आता है आदेश 41। अब चालू होंगे आपके अपील। आदेश 41 में मूल डिक्रियों से अपील होती हैं। आदेश 42 से अपील की डिक्रियों से अपील होती हैं। फिर आदेश 43 में एक लिस्ट है, आदेश दे रखे, उन्हीं आदेशों की अपील होगी। अदरवाइज आदेशों की अपील, ऑर्डर की अपील नहीं होती है। ऑर्डर 43 में जो लिस्ट दे रखी है उन्हीं की ही अपील होगी।
नेक्स्ट, ऑर्डर 44 निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील। फिर ऑर्डर 45, ऑर्डर 45 उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। फिर ऑर्डर 46 में रेफरेंस है, निर्देश। फिर ऑर्डर 47 में रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन है। और फिर उसके बाद के ऑर्डर तो लगभग एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऑर्डर 48, 49, 50 और 51। अब सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिविल प्रक्रिया संहिता कब पारित की गई? तो आपको ईयर बताना है। ये पारित हुई थी, इनेक्ट हुई थी 1908 में, 1908 में ये पारित हुई थी, लेकिन लागू हुई थी 1 जनवरी 1909 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है? सिविल प्रक्रिया संहिता एक, यहाँ से आपको जानना पड़ेगा कि ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। मैंने जब आपको पहले पढ़ाया था पहले वाले सब्जेक्ट में, तो मैंने ये भी बताया था कि विधि की 2 शाखाएं होती हैं। विधि की 2 शाखाएं होती है। ब्रांचेज ऑफ लॉ 2 तरह की होती है, एक मौलिक विधि, दूसरी प्रक्रियात्मक विधि। मौलिक विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती हैं, और प्रक्रियात्मक विधि मौलिक विधि द्वारा परिभाषित अधिकारों और दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं। तो हमारे पास 2 विधि हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आईपीसी हो गई, ये आपके मौलिक विधि के उदाहरण हैं। और प्रक्रियात्मक विधि के उदाहरण जैसे आपके सीआरपीसी हो गई, एविडेंस एक्ट हो गया, सिविल प्रक्रिया संहिता कानून हो गया। तो ये प्रक्रियात्मक विधि के उदाहरण हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता एक मौलिक विधि, प्रक्रियात्मक विधि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वाद में निम्नांकित पक्षकार होते हैं। वाद के 2 पक्षकार होते हैं, वादी, दूसरा प्रतिवादी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, डिक्रिया निम्नांकित प्रकार की होती है। डिक्रिया प्रारंभिक भी होती है। अगर कोई डिक्री में मामले में आगे और कुछ कार्रवाई करनी शेष रह जाती है तो पहले प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपकी डिक्री वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, उसमें 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब तीनों ही पार्टीशन कराना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं। अब न्यायालय में वाद लेकर के ए जाता है बी और सी के खिलाफ न्यायालय में वाद लेके जाता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। पहली बार में न्यायालय क्या करेगा, उसके वाद को देखेगा और तीनों के हिस्सों को डिफाइन कर देगा, यानी कि निर्धारण कर देगा कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। तीनों का हिस्सा शेयर जो है वो न्यायालय बता देगा। अब ये तो प्रारंभिक डिक्री होगी, क्योंकि अभी कुछ आगे और कार्रवाई करनी शेष है, क्योंकि कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा ये अभी तक न्यायालय ने नहीं बताया है। तो अभी और फर्दर कार्रवाई करनी है, तो फर्दर कार्रवाई करनी है तो फिर न्यायालय क्या करेगा, इसमें प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा। फिर न्यायालय करेगा अंतिम डिक्री, जिसमें ये बताएगा कि उत्तर का हिस्सा किसको मिलेगा, दक्षिण का हिस्सा किसको मिलेगा, पर्टिकुलर पोर्शन किसको मिलेगा, ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा और सी को क्या मिलेगा, वो अंतिम डिक्री में बताएगा। और डिक्री हमेशा ही एक होती है, भले ही इसमें प्रकार बताएं, लेकिन जब न्यायालय पारित करेगा तो फिर वो प्रारंभिक और अंतिम अलग अलग पारित नहीं करेगा, फिर फाइनल डिक्री ही पारित करेगा, अंतिम डिक्री ही पारित करेगा। तो इस एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कभी कभार ये भी होता है, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल भी होती है। कैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक संपत्ति है, अब संपत्ति का मालिक ए है, बी उस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है और उसे बेदखल कर देता है। यहाँ पर स्वतः घोषणा के लिए और कब्जा वापसी के लिए और मीन्स प्रॉफिट के लिए, तीनों के लिए ही ए न्यायालय में दावा लाता है। जब ए दावा लाता है तो न्यायालय ये निश्चित करता है कि संपत्ति का मालिक ए घोषित किया जाता है, स्वतः घोषणा कर देगा। अब न्यायालय कब्जा वापसी की भी घोषणा कर देगा, तो कब्जा
वापसी और स्वतः घोषणा के संबंध में तो अंतिम डिग्री होगी, लेकिन मीन्स प्रॉफिट के लिए ये डिग्री अभी तक प्रारंभिक है, क्योंकि मीन्स प्रॉफिट के लिए यानी कि मध्यवर्ती लाभ के लिए आगे और कार्रवाई कुछ करनी शेष रह गई है। तो जब बी से मध्यवर्ती लाभ दिलाया जाएगा उस समय फिर वो डिग्री फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम कहलाती है। तो इस प्रकार डिग्री जो होती है, डिग्री के 3 प्रकार होते हैं, प्रारंभिक, अंतिम और भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम। तो डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वैध प्रतिनिधि से अभिप्राय। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होता है जो विधि की दृष्टि में मृतक की संपदा का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो विधि की दृष्टि में मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मध्यवर्ती लाभ। ये तो आपने अच्छे से अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, मीन्स प्रॉफिट। ऐसा लाभ जो संपत्ति पर दोषपूर्ण कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वस्तुतः प्राप्त हुआ है या वह मामूली उद्यम से प्राप्त कर सकता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर से एग्जाम्पल बता देता हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना सही रहेगा। एक प्रॉपर्टी है बी की, जहाँ पर सी अवैध रूप से आता है और वहाँ पर वो कब्जा ले लेता है, वहाँ से लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर सी के द्वारा लिया गया लाभ अवैध रूप से, यही है मीन्स प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विचाराधीन न्याय से अभिप्राय। अब विचाराधीन न्याय क्या होता है? जब मामला वादी और प्रतिवादी दोनों के बीच चल ही रहा है। धारा 10 के डिस्कस किया गया, धारा 10 में सब रेस जुडिस को धारा 10 में डिस्कस किया गया है। विचाराधीन न्याय का मतलब होता है मामला चल रहा है वादी और प्रतिवादी के बीच में, और वादी उठा के दूसरे मामले में एक और मामला उसी हक के अधीन दावा लेकर के आ जाता है दूसरे न्यायालय में। वो न्यायालय भी एंटाइटल होता है उस दावे को उसका एंटरटेन करने के लिए, यानी कि वो भी सक्षम होता है। तो यानी कि 2 न्यायालयों में एक ही हक के अधीन दावा चल रहा होता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें दोनों दावे चलेंगे, एक पूर्ववर्ती एक पश्चातवर्ती वाद, दोनों वाद चलेंगे। लेकिन यहाँ पे न्यायालय ये करेगा कि स्टे ऑफ सूट कहते हैं इसे। न्यायालय उसके वादी के वाद पत्र को ले तो लेगा लेकिन आगे कार्रवाई नहीं करेगा, ले लेगा लेकिन आगे कार्रवाई नहीं करेगा, प्रोसीडिंग नहीं करेगा। तो इसमें लिखा है किसी न्यायालय में किसी मामले का विचाराधीन होना, पेंडिंग होना, और किसी मामले में न्यायालय द्वारा विचारपूर्वक न्याय निर्णय किया जाना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, 2 न्यायालयों में एक ही पक्षकारों के बीच में एक ही हक के अधीन समान वादग्रस्त विषय वाले वादों का विचाराधीन होना। तो इसे कहते हैं रेस सब जुडिस, जो धारा 10 में डिस्कस है। दूसरे वाले वाद को न्यायालय ले लेगा लेकिन प्रोसीडिंग शैल नॉट प्रोसीड, यानी कि प्रोसीड नहीं करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है प्रांग न्याय यानी कि रेस जुडिकाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर एग्जाम में AIB के एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 में डिस्कस है। रेस जुडिकाटा वही बात करता है जो रेस सब जुडिस करता है कि एक ही हक के अधीन 2 दावे लाए जाते हैं अलग अलग न्यायालय में। एक पूर्ववर्ती वाद होता है, एक पश्चातवर्ती वाद होता है। एक फॉर्मल सूट होता है, एक सब्सटेंटिव यानी कि सब्सटेंटिव सूट होता है। अब जो पहला वाला वाद है पूर्ववर्ती वाद और दूसरा वाद पश्चातवर्ती वाद, अब दोनों ही न्यायालय में वाद चल रहे हैं, दोनों में ही कार्रवाई चल रही है। ये जो धारा 11 कहती है, ये कहता है कि अगर एक विवाद है उस पर एक बार विनिश्चित न्यायालय का आ गया है तो फिर दोबारा उसी वाद बिंदुओं को लेकर के आप न्यायालय में नहीं आ सकते। ये सिंपल सी बात ये कह रही है धारा 11 कि अगर कोई मैटर डिसाइड हो गया है कोर्ट से तो उन्हीं कोर्ट में, उसी कोर्ट या दूसरी कोर्ट में आप उन्हीं तथ्यों को लेकर के उन्हीं पार्टीज के बीच में उसी हक के अधीन दावा नहीं ला सकते। ये रोकती है, रेस जुडिकाटा साफ तौर पर रोकती है। तो धारा 11 प्रांग न्याय एक सुविधा का नियम है, साथ में प्रक्रिया का नियम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रांग न्याय के
सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। अब प्रांग न्याय क्यों लाया गया? क्योंकि वादों की बहुलता को रोकना। अब क्या होता अगर ए और बी के बीच में वाद है, अगर ए जीत जाता, सक्सीड कर जाता, तो बी वाद को लेकर के आता फिर से, और बी जीत जाता तो ए लेकर के आता। ऐसे तो वाद चलते ही रहते हैं, कभी किसी का वाद खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए इसको वादों की बहुलता को रोकने के लिए प्रांग न्याय के सिद्धांत को रखा गया। फिर एक ही वाद कारण पर, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर एकाधिक बार वाद लाने से प्रभावित करना। अगर एक कॉज ऑफ एक्शन है तो आप एक ही बार वाद लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय के विनिश्चय को, न्यायालय ने जो विनिश्चय दिया है वो अंतिम रहे, बाध्यकारी रहे पक्षकारों पर, उसके लिए प्रांग न्याय के सिद्धांत को रखा गया। रेस जुडिकाटा से अक्सर सवाल पूछा जाता है, अक्सर कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ये धारा 11 में डिस्कस है, आपको अच्छे से आपको तैयार करना है। रेस जुडिकाटा कई बार या एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रांग न्याय के लिए आवश्यक है, प्रांग न्याय के लिए आवश्यक है, एक होगा पश्चातवर्तीवाद। पश्चातवर्तीवाद में प्रत्यक्षत और सारत वे ही वाद पदग्रस्त विषय होना जो पूर्ववर्ती वाद पद में थे। दोनों वादों का एक ही पक्षकारों के बीच में होना, दोनों वाद एक ही हक के अधीन होना, फिर दोनों न्यायालयों का विचारण के लिए सक्षम होना, फिर पश्चातवर्ती वाद के वादपदग्रस्त विषयों का पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाना। अगर न्यायालय ने एक मामले में अपना डिसीजन दे दिया है, चाहे वो पूर्ववर्ती वाद हो या फिर पश्चातवर्ती वाद हो, अगर न्यायालय ने अपना डिसीजन दे दिया है, डिक्री पारित कर दी है, तो फिर जो दूसरा वाला जो वाद होगा वो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। यानी कि एक विवाद के लिए एक निश्चय पर्याप्त है। तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए, बी और सी तीन भाई हैं जो क्रमशः रायपुर, कानपुर एवं जयपुर में रहते हैं। तीनों की एक संयुक्त स्थावर यानी कि अचल संपत्ति इलाहाबाद में अवस्थित है। वे उक्त संपत्ति के विभाजन यानी कि पार्टीशन के लिए वाद लाना चाहते हैं। ऐसा वाद रायपुर, कानपुर, जयपुर या इलाहाबाद में से कहाँ लाना होगा? तो मैं आपको जनरल रूल बता देता हूँ कि जहाँ पर अचल संपत्ति स्थित है वहाँ पर वाद लाया जाएगा। यहाँ पर अचल संपत्ति इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में ही पार्टीशन का वाद लाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन है प्रोनोट, हुंडी, विनिमय पत्र आदि के आधार पर धन वसूली के मामलों में। तो इन मामलों में ही संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन है प्रोनोट, हुंडी या प्रोमिजरी नोट, हुंडी यानी कि एक तरह का बिल ही होता है, और विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर धन वसूली के कोई मामले हैं तो उन पर संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट ऑफ गुजरात बनाम सावित्री देवी AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट के मामले में अभी निर्धारित किया गया था। तो इस मामले में अभी निर्धारित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है वो कोई पेंशन का वाद लेकर के आता है तो उसी राज्य में लाएगा जहां वो कार्यरत था, दूसरे राज्य में नहीं लाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पेंशन के लिए वाद उसी राज्य के सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसमें कर्मचारी वादी सेवारत रहा हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पुष्पावती नाम की महिला ने चंडीगढ़ के एक बैंक में सावधि जमा खाता खोला। बाद में वह महिला शिमला में रहने लग गई जहां उस बैंक की शाखा अवस्थित है। ये महिला उस बैंक के विरुद्ध वाद लाना चाहती है, उसे वाद कहाँ दायर करना होगा? बैंक की शाखा चंडीगढ़ में भी है और शिमला में भी है, तो दोनों ही जगह वाद लाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ए के विरुद्ध एक समाचार पत्र में अपमानजनक लेख प्रकाशित होता है। ए उस समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक के खिलाफ वाद लाना चाहता है। ए को राय दीजिए। ए एक ही वाद में सभी को पार्टी बना करके वाद लेकर के आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सभी के खिलाफ अलग अलग वाद नहीं लाएगा, इससे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा न्यायालय का भी और पक्षकारों का भी। लेकिन ए क्या करेगा, सभी को पार्टी बनाएगा, पक्षकार बनाएगा और वाद लेकर के आएगा, एक ही वाद लेकर के आएगा। तो एक वाद और एक विनिश्चय काफ़ी है, पर्याप्त है एक विवाद के लिए।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये एक बात भी बोली गई है कि एक विवाद के लिए एक वाद और एक विनिश्चय पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस धारा में आदेश में किया गया है? ये मैंने कल मॉक टेस्ट में भी पूछा था। सीपीसी की धारा 151 में न्यायालय की अंतर्निहित यानी कि इनहेरेंट पावर को बताया गया है, और सीआरपीसी की धारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें धारा 482 में न्यायालय के इनहेरेंट पावर को बताया गया है। तो सिविल प्रोसीजर की बात करें तो इसमें 151 आपको ध्यान में रखना है, धारा 151। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए ने अपना मकान परिसर बी, सी और डी को किराए पर दिया। ए उनके विरुद्ध परिसर निष्कासन यानी कि परिसर खाली करवाने का वाद लाना चाहता है। वाद किसके विरुद्ध लाएगा? तो वो तीनों के विरुद्ध ही वाद लेकर के आ सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चारभुजा एक छोटा सा कस्बा है। वह एक सार्वजनिक मंदिर है जिसकी संपत्ति को उसी गांव का एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त करने वाला है। गांव के निवासी उस व्यक्ति के विरुद्ध स्थायी व्यादेश यानी कि परपेचुअल इंजेक्शन का वाद लाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या वाद में गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अथवा उनकी ओर से कुछ व्यक्ति प्रतिनिधिवाद ला सकते हैं। यह प्रतिनिधिवाद ला सकते हैं तो सिविल प्रक्रिया संहिता के किन प्रावधानों के अंतर्गत लाएंगे? इस क्वेश्चन में स्थायी की जगह आप अस्थायी समझना, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में स्थायी व्यादेश की प्रावधान बात ही नहीं की गई है। इसमें सिर्फ अस्थायी व्यादेश की बात की गई है, टेम्पररी इंजेक्शन की बात की गई है। तो टेम्पररी इंजेक्शन लेकर के आना चाहते गांव के लोग, और गांव के सभी लोगों को पक्षकार बनाना है कि नहीं बनाना है आपको बताना है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है इसमें क्या होता है, गांव के सभी लोगों को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा, उनकी तरफ से कुछ लोग उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये डिस्कस है आदेश 1 नियम 8 में। रिप्रेजेंटेटिव सूट अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक ही एक भूमि पर बी, सी, डी ने अतिक्रमण कर दिया। उसने तीनों के विरुद्ध एक वाद दायर किया न्यायालय में। वाद दायर करने के बाद पता चला कि अतिक्रमण में यानी कि यह नामक व्यक्ति का भी हाथ है। ये को आप जेड समझिएगा। ए अपने वाद में जेड को भी पक्षकार बनाना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है? यदि हाँ तो किस प्रावधान के अंतर्गत? अगर बाद में पता चलता है कि उसमें किसी तीसरे पार्टी का भी हाथ था, तीसरे पक्षकार का भी हाथ था, तीसरा पक्षकार भी शामिल है दोषपूर्ण कब्जा करने में, तो उसको अगर पक्षकार बनाना है तो भी बना सकते हैं, पक्षकारों को बना सकते हैं। तो आदेश 1 नियम 10 के अधीन प्रार्थना पत्र लेकर के जाएंगे न्यायालय में अलग से, और प्रार्थना पत्र पर न्यायालय हमेशा ही ऑर्डर देगा। ये बात ध्यान रखना, प्रार्थना पत्र पर आदेश आते हैं और वाद पत्र पर डिक्री आती है। तो ये आदेश 1 नियम 10 के अधीन पक्षकार बना सकता है। पक्षकारों को जोड़ा भी जा सकता है, पक्षकारों को हटाया भी जा सकता है, आदेश 1 नियम 10 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के अंतर्गत सम्मन निम्नांकित प्रयोजनों के लिए जारी किया जा सकता है। सम्मन हमेशा ही आदेश 5 में प्रतिवादी के लिए जारी किया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि साक्षी के लिए भी सम्मन जारी किया जाता है, लेकिन वो ऑर्डर 16 में डिस्कस है, यहाँ पर नहीं है। तो आदेश 5 में केवल प्रतिवादी की ही न्यायालय में उपस्थिति के लिए सम्मन जारी किया जाएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, केवल प्रतिवादी के लिए ही न्यायालय सम्मन भेजेगी आदेश 5 में। अगर साक्षी को बुलाना है तो आदेश 16 में भेजेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं सवालों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सुरेंद्र ने महेंद्र के विरुद्ध एक वाद दायर किया। महेंद्र ने वाद में जारी किए सम्मन को लेने से इनकार कर दिया। उसकी इनकारी का कौन सा कारण गलत है? अब यहाँ पर ये जो सवाल पूछा ये घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि उसकी इनकारी का कौन सा कारण गलत है। अब सम्मन, ऑप्शन ए कह रहा है सम्मन के साथ वाद की प्रति नहीं थी, तो ये तो कारण सही होता अगर वो सम्मन लेने से मना करता। जब भी सम्मन जाएगा, और मैं आपको बता दूं जब भी वाद पत्र न्यायालय में जाता है तो 2 प्रतियों में जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हमेशा ही वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा।
सम्मन के साथ भी एक प्रति भेजी जाती है प्रतिवादी को, ताकि उसे पता चले कि उसके खिलाफ वाद आखिर लाया किस बात को लेकर के है। तो ऑप्शन ए, सम्मन के साथ वाद की प्रति नहीं थी तो फिर वो सम्मन क्यों लेगा, नहीं लेगा, तो इसका कारण सही है। तो आपको गलत कारण बताना है। तो ऑप्शन ए तो सही कारण है। ऑप्शन बी, सम्मन में महेंद्र का व्यवसाय अंकित नहीं था, तो ये गलत कारण है। अगर व्यवसाय अंकित नहीं है और वो फिर मना कर रहा है कि मेरा व्यवसाय अंकित नहीं है, मैं सम्मन नहीं लूँगा, तो ये उसका गलत, इनकारी का गलत कारण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। अगर सम्मन में सुनवाई की तिथि का उल्लेख नहीं है तब भी वो लेने से मना कर सकता है, हियरिंग डेट नहीं है तब भी वो लेने से मना कर सकता है, और न्यायालय की मोहर नहीं है तब भी लेने से मना कर सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के व्यवसाय को अंकित नहीं किया है तो ये कोई मेटेरियल बात नहीं है कि वो बच जाएगा सम्मन लेने से, उसे लेना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लक्ष्मीबाई बनाम केसरीमल जैन के मामले में क्या अभिनिर्धारित किया गया? तो इसमें ये बोला गया था कि सम्मन के साथ हमेशा ही वाद पत्र की प्रति संलग्न करना एक वैध तामील के लिए आवश्यक है। तो सम्मन के साथ हमेशा ही सम्मन की तामील करानी है तो आपको वाद पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता में सम्मन की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक से कराए जाने की व्यवस्था है। अब तो तामील फैक्स, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप और रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा भी कराई जा सकती है। बताइए किस प्रावधान के अंतर्गत है? तो आदेश 5 नियम 9 और 9A दोनों ही बताते हैं, लेकिन आपको बताना है ऑप्शन एक ही ऑप्शन बताना है। आदेश 5 नियम 9 में ये बोला गया है कि सम्मन रजिस्ट्रीकृत यानी कि पंजीकृत डाक के माध्यम से उसकी तामील कराई जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो। ऐसे अगर सवाल आते हैं तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आपके पास में बेरेक्ट तो होगा एग्जाम में, आप लेकर के जा सकते हो बेरेक्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेरेक्ट देख के ही आपको सवाल को सॉल्व करना है, आपको गलती नहीं करनी है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वो कौन सा प्रकरण है जिसमें सम्मन की प्रति परिसर के बाहर चिपका करके उसकी तामील किए जाने को पर्याप्त माना गया? ऐसी परिस्थितियों में जिनमें प्रतिवादी पत्नी मकान के अंदर होने से उस पर तामील नहीं हो सकी हो और पति ने सम्मन लेने से इनकार कर दिया हो। तो वो केस था मीरा रानी दे बनाम गोस्वामी का मामला। बहुत अच्छा मामला है, आप चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अभी मत पढ़ना, अभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी ही करो। क्वेश्चन नंबर 25, मनीषा ने जयपुर प्रवास के दौरान लक्की स्टोर से कुछ सामान खरीदा, बाद में पता चला कि वह सामान नकली था। यहाँ बाद लिखा गया, इसे बाद आप पढ़ना। बाद में पता चला कि वह सामान नकली था। मनीषा लक्की स्टोर के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाना चाहती है, केस लेकर के आना चाहती है। अब वह लक्की स्टोर अब पूर्व स्थान से हट गया है, वहाँ पर नहीं है। उसका वर्तमान पता मनीषा श्रीवास्तव को ज्ञात ही नहीं है। लक्की स्टोर के विरुद्ध जारी सम्मन की तामील कैसे कराई जा सकती है? मनीषा को उचित राय दीजिए। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं सीपीसी से। अब जब वो वापस गई वहाँ पर वो तो उसका स्थान जो है वो बदल गया है, तो उसको तो कोई पता ही नहीं वो सम्मन की तामील कैसे कराएगी। तो सम्मन की तामील कराई जाएगी समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से। तो ऑप्शन ए भी गलत है, सम्मन की प्रति चिपका करके कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर स्टोरी नहीं है तो कैसे सम्मन की तामील होगी। ऑप्शन बी, सम्मन की प्रति पूर्व पता क्या रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित कर रहे हो तो वहाँ पर वो है ही नहीं लक्की स्टोर, तो सम्मन की तामील नहीं होगी। वैध तामील के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन कराना ही होगा। आदेश 5 नियम 20 इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अभिवचन से अभिप्राय, प्लेडिंग, ऑर्डर 6 में दोनों आते हैं, वाद पत्र भी आता है, प्लेंट भी आता है और लिखित कथन यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कई बार ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभिवचन ही होता है जो वाद में किसी न्यायालय में वाद का संचालन करता है, वाद विवाद का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 51 आदेश हैं और 158 धाराएं हैं। तो ऑप्शन ए ये तो सीधा सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्रों को अस्वीकार किए जाने के आधारों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार इन आधारों में सम्मिलित नहीं है? तो आपको कौन सा आधार नहीं आता है वो बताना है, जो है वो आपको नहीं बताना है। आदेश 7 नियम 11 में वाद पत्र निरस्त होता है,
वाद दावा निरस्त नहीं होता है। आप नोट कर लेना, दावा कभी भी निरस्त नहीं होता है, वाद पत्र निरस्त होता है ऑर्डर 7 रूल 11 में। नेक्स्ट ऑप्शन, कॉज ऑफ एक्शन का प्रकट नहीं होना, वाद पत्र का अपर्याप्त मूल्यांकन होना, तो ये तो वाद पत्र निरस्त के कारण है। और वाद का मूल्यांकन कम या गलत किया जाना, ये भी इन मामलों में भी न्यायालय क्या कर सकता है, वाद पत्र निरस्त कर सकता है। ऑप्शन डी, वादी को वैकल्पिक कार्रवाई करने का विकल्प प्राप्त है, तो ये कोई आधार नहीं है वाद पत्र को निरस्त करने का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अंतराभिवचनीय वाद इंटरप्लीडर सूट से क्या अभिप्राय है। सामान्य वाद जो होते हैं, जितने भी सामान्य वाद होते हैं सीपीसी में, वो वादी और प्रतिवादी के बीच में होते हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में एक वाद दो प्रतिवादियों के बीच में भी होता है। प्रतिवादी और प्रतिवादी के बीच में होने वाला वाद इंटरप्लीडर सूट कहलाता है, अंतराभिवचनीय वाद कहलाता है, जो सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 में डिस्कस हैं, धारा 88 और आदेश 35 में डिस्कस हैं। अब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए एक व्यक्ति हैं जो बी के पास अपना सामान, अपने आभूषण या अपने प्रॉपर्टी के जो भी टाइटल लीड्स हैं, दस्तावेज है, वो उसके पास में रखता है। अब बाद में ए की मृत्यु हो जाती है। ए ने सिर्फ उस बी के पास में रखे हैं संभालने के लिए। अब ए की मृत्यु हो जाने के बाद सी और डी दो व्यक्ति आते हैं, दो अलग अलग बी से क्लेम करते हैं। एक कहता है मेरा है, मैं उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरा दावा बनता है। डी कहता है मैं ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा दावा बनता है उस संपत्ति या उन टाइटल डीड्स पर। तो अब यहाँ पर ए जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको, वो सही मालिक कौन है। तो यहाँ पर ए क्या करेगा, न्यायालय को मामला दे देगा कि आप डिसाइड करो कि कौन असली हकदार है। तो ये होता है इंटरप्लीडर सूट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल ए एक व्यक्ति है जो कुछ आभूषण जो हैं वो बी के पास में रख देता है संभालने के लिए। बाद में ए की मृत्यु हो जाती है। फिर दो व्यक्ति आते हैं सी और डी। सी कहता है कि मैं ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे दे दो। डी कहता है नहीं, सी नहीं है, मैं हूँ, मुझे आप ये आभूषण दे दो। तो यहाँ पर अब कंट्रोवर्सी हो गई है प्रतिवादी रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। तो यहाँ पर जो बी नामक व्यक्ति है उसे नहीं पता है कि कौन सा असली हकदार है, तो वो न्यायालय में जा कर के दे देगा कि मामला दे देगा कि आप ही डिसाइड करो कि इसका असली हकदार कौन है। तो यहाँ से फिर दो प्रतिवादियों के बीच में दावा चलेगा, तो इसे इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लिखित कथन यानी कि प्रति दावा जवाब दावा हमेशा ही प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा प्रतिवादी लेकर के आता है न्यायालय में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ए बी के विरुद्ध 1000 रुपये के विनिमय पत्र के आधार पर वाद लाता है। बी ए के विरुद्ध 500 रुपये का निर्णय धारण करता है। क्या बी उक्त राशि को मूल राशि से सेटअप करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, प्रावधान है ऑर्डर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ए बी के विरुद्ध 5000 रुपये की वसूली का वाद लाता है। बी का कथन ये है कि ए उसके यहाँ से 4000 रुपये तो नकद 4000 रुपये का मूल्य का कपड़ा व 2000 रुपये नकद लेकर के गया, यानी कि कुल 6000 उसने पे कर दिए हैं। इस प्रकार बी का ए से 1000 रुपये निकल रहा है। यहाँ पर राय दीजिए बी को। तो बी क्या कर सकता है? बी रिटर्न स्टेटमेंट में यानी कि जवाब दावे में इस बात के लिए काउंटर क्लेम लेकर के आएगा। जवाब दावे के साथ में ही लाया जाता है काउंटर क्लेम, प्रति दावा लेकर के आएगा 1000 रुपये की वसूली के लिए। तो ये भी ऑर्डर 8 में डिस्कस है काउंटर क्लेम, क्योंकि यहाँ पर बी का ए से पहले ए लेकर के आता है 5000 रुपये की वसूली का वाद, फिर बी अपना जवाब दावा पेश करेगा, उसमें ये काउंटर क्लेम लेकर के आएगा कि मेरा निकल रहा है 1000 रुपये ए से। तो इसे ही कहेंगे काउंटर क्लेम, जो आदेश 8 में डिस्कस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वाद की सुनवाई के दिन वादी एवं प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित है।
सुनवाई के दिन, ये ऑर्डर 18 की बात कर रहा है, आदेश 18 की बात कर रहा है। ऐसी दशा में न्यायालय क्या आदेश पारित करेगा? न्यायालय वाद को खारिज कर देगा। अगर दोनों ही अनुपस्थित है, न्यायालय वाद को खारिज कर देगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वाद की सुनवाई के दिन प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है, जिससे उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है। प्रतिवादी अनुपस्थिति का कारण दर्शित करते हुए एक पक्षीय आदेश को अपास्त सेट असाइड कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अनुपस्थिति का कारण कौन सा पर्याप्त नहीं है, आपको बताना है। ए, उसका अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त था। ऑप्शन बी, उसका अधिवक्ता गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऑप्शन सी, स्वयं उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी, सांप्रदायिक दंगों के कारण शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। तो ऑप्शन बी, सी, डी तीनों ही पर्याप्त कारण हैं अनुपस्थिति के प्रतिवादी के। लेकिन अगर ऑप्शन ए, उसका अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है, तो ये कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका आपको नहीं वाला बताना है, पर्याप्त कारण नहीं है बताना था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ए एक सिविल न्यायाधीश ने पत्रावली की आदेशिका पर एक पक्षीय मामले का निर्णय लिख दिया। ऊपरी न्यायालय ने ऐसे निर्णय को अपास्त किए जाने का इसे पर्याप्त आधार माना। वह कौन सा मामला है जिसमें ऐसा अभिनिर्धारण किया गया था? इसको फिर से पढ़ते हैं। एक सिविल न्यायाधीश ने पत्रावली की आदेशिका पर एक पक्षीय मामले का निर्णय लिख दिया, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया, जजमेंट दे दिया। ऊपरी न्यायालय ने, ऊपर की अदालत ने ऐसे निर्णय को अपास किए जाने का इसे पर्याप्त आधार माना। आपको केस बताना है। वो केस है सैयद हुसैन उल्लाह बनाम अहमद बेग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 के अधीन वाद की सुनवाई के प्रथम दिन न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता? ऐसे ही सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता। कर सकता है यानी कि कौन सी कार्रवाई करेगा? पक्षकारों और उनके साक्ष्यों की मौखिक परीक्षा कर सकता है। पक्षकारों से अभिवचनों में के अभिकथनों को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन वादी के वाद को खारिज नहीं कर सकता और ना ही डिग्री कर सकता है। प्रथम दिन, पहले ही दिन ना तो खारिज कर सकता है, ना ही डिग्री दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आदेश 11 नियम के अधीन प्रश्नमालाएं, ये प्रकटीकरण वाला ऑर्डर है, ऑर्डर 11। इसमें प्रश्नमालाएं दोनों ही लेकर के आ सकते हैं, वादी और प्रतिवादी दोनों ही लेकर के आ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्नमालाओं पर आपत्ति केवल तभी की जा सकती है जब वे मामले से रिलेवेंट ही नहीं हो, या फिर व्यर्थ में परेशान करने वाली हो और सद्भावना पूर्वक नहीं लाई गई हो। तो ऑप्शन तीनों सही है, ऑप्शन ए, बी और 3, सी तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आदेश 11 नियम 17 के अधीन दस्तावेज प्रस्तुत करने की अधिकतम कालावधि सूचना की तिथि से 30 दिन की निर्धारित कर रखी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आदेश 11 नियम 17 के अधीन वांछित दस्तावेज उपलब्ध हो जाने पर उसका निरीक्षण, अगर दस्तावेज आ गया है तो उसका निरीक्षण फिर 3 दिन के भीतर ही किया जाएगा। 3 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। स्वीकारोक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? एडमिशन कब किया जाता है? ऑर्डर 12 आदेश 12 में स्वीकृति के बारे में प्रावधान कर रखा है। तो ये कब की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य है पक्षकारों को शीघ्र न्याय प्रदान करना। अगर एडमिशन हो जाएंगे, तथ्य का स्वीकृति हो जाएगी तो मामला उसमें जल्दी जजमेंट डिग्री आ जाएगी, शीघ्र न्याय प्रदान होगा पक्षकारों को। तो ऑप्शन डी इसका मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत कर दिए जाना चाहिए? अब अभिवचन यानी कि प्लीडिंग
प्लीडिंग में दोनों आएंगे। मैंने आपको बताया प्लीडिंग में दोनों आते हैं, वाद पत्र भी आएगा और लिखित कथन भी आएगा। उनके समर्थन में अगर कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश करना है तो कब तक कर सकते हो? ऑप्शन है अभिवचनों के साथ तो कर ही सकते हो। ऑप्शन बी विवादक तय किए जाने से पूर्व। तो आप कब तक कर सकते हो? आप इश्यूज फ्रेम होने से पहले पहले कभी भी आप दस्तावेजों को पेश कर सकते हो प्लीडिंग के दौरान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अस्थायी व्यादेश जिसे ऑर्डर 39 में डिस्कस किया गया है जारी करने के लिए न्यायालय को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी बात नहीं देखेगा? न्यायालय देखेगा जब भी आदेश 39 में टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगा तब देखेगा। प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बन रहा है, अपूर्णीय सती और सुविधा का संतुलन, तीनों सिद्धांतों को देखेगा। लेकिन नहीं देखेगा वादी अथवा प्रतिवादी की कमज़ोर आर्थिक स्थिति को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद है। ए कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, बी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, दोनों के बीच में मतभेद है और ए वाद लेकर के न्यायालय में चला जाता है। अब वाद के दरमियान जब वाद चल रहा है उसी दरमियान ए को लगता है कि बी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, यानी कि उसका अंतरण कर देगा, उसको सेल कर देगा। तो यहाँ पर ए जो है वो अलग से एक आवेदन लेकर के जाएगा न्यायालय में आदेश 39 में अस्थायी निषेधाज्ञा का, यानी कि टेम्पररी इंजेक्शन का, जिसे आम भाषा में स्टे कहते हैं, स्टे लाना स्टे कहते हैं। और न्यायालय ग्रांट भी कर देगा। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आ जाता, तब तक विवादग्रस्त संपत्ति वैसी की वैसी बनी रहेगी। ना तो ए उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, ना ही बी उसमें कुछ भी दखल दे सकता है जब तक निर्णय नहीं आ जाता। तो ये होता है अस्थायी व्यादेश, जिसमें ये देखा जाएगा प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में है, अपूर्णीय स्थिति किसको होगी अगर ग्रांट नहीं किया गया तो, और सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश नहीं दे सकेगा जो लोक दस्तावेज हो। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसको परिबद्ध नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, वाद पद यानी कि इश्यूज निम्न प्रकार के होते हैं। आपको वाद में केवल तथ्य बताने हैं, विधि के तथ्य नहीं बताने हैं, विधि संबंधी तथ्य आपको नहीं बताने हैं, आपको सिर्फ तथ्यों का जिक्र करना है वाद पत्र में। तो ऑप्शन बी केवल तथ्य संबंधी वाद पत्र होंगे, केवल तथ्य के संबंध में ही होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अस्थायी व्यादेश के बारे में व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में की गई है। ये पूछा गया था EIB 17 में। अक्सर ऐसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वाद पदों की विरचना करना। वाद पदों की विरचना करना, किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर कोई क्वेश्चन पढ़ाओ तो उसके चारों ऑप्शन दिखने चाहिए। तो मैंने इसको अब थोड़ा जूम कम कर लिया है, तो चारों ऑप्शन दिखेंगे। वाद पदों की विरचना करना वादी के अधिवक्ता का कर्तव्य है। ऑप्शन बी दोनों अधिवक्ताओं का कर्तव्य है। ऑप्शन सी न्यायालय के रीडर का कर्तव्य है। ऑप्शन डी न्यायालय का कर्तव्य है। तो वाद पद की विरचना यानी कि इश्यूज फ्रेम होते हैं ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है, वहाँ से असल में कार्रवाई का प्रारंभ होता है। वाद पदों की विरचना हमेशा ही इश्यूज फ्रेम करेगा कोर्ट, न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पर्याप्त कारण होने पर स्थगन का आदेश दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्याप्त नहीं है? आपको बताना है कौन सा कारण पर्याप्त नहीं है। किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर स्थगन दे दिया जाएगा। किसी पक्षकार के अधिवक्ता का मलेरिया से पीड़ित होना तब भी स्थगन दे दिया जाएगा। किसी पक्षकार के अधिवक्ता का उच्च न्यायालय में व्यस्त होना तो तब स्थगन नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी किसी पक्षकार के वाहन का मार्ग में खराब हो जाना और वो न्यायालय में नहीं पहुंचता है तो वहाँ पर भी स्थगन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को केवल 3 बार ही स्थगन का लाभ दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, शपथ पत्र का अभिप्रमाणन किसके द्वारा कराया जा सकता है? शपथ पत्र का अभिप्रमाणन किसके द्वारा नहीं कराया जा सकता? ऑप्शन में पूछा गया है नहीं कराया जा सकता है। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, आपको अच्छे से सवाल को पढ़ना है, फिर उसके आंसर को आपको लिखना है। तो प्रथम वर्ग यानी कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं, नोटरी पब्लिक द्वारा, तो ऑप्शन ए बी यहाँ पर न्यायाधीश होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए में मजिस्ट्रेट की जगह पर न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश कोर्ट की हायरार्की में आपको मैं बता दूं, जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय पर एक जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, फिर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है। फिर उसके बाद में आते हैं न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, कनिष्ठ खंड। तो ये वहाँ पर या तो कनिष्ठ खंड हो सकता है न्यायाधीश, या फिर वरिष्ठ खंड का हो सकता है। तो वो भी अभिप्रमाणन कर सकता है, नोटरी पब्लिक भी कर सकता है, और न्यायालय का रीडर नहीं कर सकता, शपथ आयुक्त कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। शपथ न्यायालय का रीडर जो होता है वो कभी भी अभिप्रमाणन शपथ पत्र पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, न्यायालय द्वारा निर्णय सुने जाने के समय के बारे में कौन सी बात गलत है? आपको बतानी कौन सी बात गलत है। इसी प्रकार से सीपीसी के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यायालय सुविधा अनुसार कभी भी निर्णय सुना देगा, तो ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी वाले ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डिग्री के निष्पादन में ऑप्शन है निर्णित ऋणी को धन की अदायगी या संपत्ति के परिधान के लिए विवश किया जा सकता है। ऑप्शन बी, निर्णित ऋणी की संपत्ति को कुर्क या उसका विक्रय भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी, निर्णित ऋणी को सिविल कारागृह में भेजा जा सकता है। ऑप्शन डी, विधि अनुसार उपयुक्त में से कोई भी कदम उठाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कदम उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डिग्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं की जाने योग्य संपत्ति का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में किया गया है। ऑप्शन 60 में एक लिस्ट दे रखी है, उन संपत्तियों का न तो कुर्क की होगी न ही उनका विक्रय होगा। उन संपत्तियों को न तो कुर्क किया जा सकता है और न ही उनका विक्रय किया जा सकता है। तो धारा 60 में वो लिस्ट दे रखी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निष्पादन के विरुद्ध कारण दर्शित किए जाने की सूचना दिया जाना कब आवश्यक है? कोई डिग्री आ गई है और अगर आपने डिग्री के आने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर निष्पादन नहीं कराया है और आप 2 वर्षों के बाद जा रहे हो, तो आपको कारण बताना पड़ेगा न्यायालय को कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों इतनी देरी हुई, कि न्यायालय ने तो डिग्री पारित कर दी थी लेकिन आपने उसके लिए आवेदन क्यों नहीं किया एग्जीक्यूशन के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जब निष्पादन के लिए आवेदन डिग्री पारित होने की तिथि से 2 वर्ष पश्चात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ए के विरुद्ध एक डिग्री इस आशय की पारित की जाती है कि वह 2 माह में बाढ़ग्रस्त मकान का कब्जा बी को सौंप दे। बाहर गांव चला जाता है बी। ए इस डिग्री के निष्पादन से बचने के लिए मकान पर ताला लगाकर ऐसी दशा में उस मकान का कब्जा बी को सौंपने बाबत न्यायालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? अब ए के विरुद्ध डिग्री आई है, ए को मकान खाली करके बी को सौंपना है। ए क्या करता है, मकान पर ताला लगा के बाहर चला जाता है, यानी कि वहाँ पर कार्रवाई ही ना हो, निष्पादन ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यायालय के किसी प्राधिकारी द्वारा मकान का ताला खुलवा करके या फिर तुड़वा करके बी को कब्जा दिलाया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डिग्री के निष्पादन के समय न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठता है कि अमुक व्यक्ति निर्णित ऋणी का वैध प्रतिनिधि है या नहीं है। इस प्रश्न का विनिश्चय कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक
इस आशय का एक एप्लीकेशन यानी कि आवेदन लेकर के जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हमेशा ही आवेदन लेकर के जाएंगे न्यायालय में। ऑर्डर 22 आपको ध्यान में रखना है, आदेश 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में संहिता की धारा 35 के प्रावधानों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा मैंडेटरी नहीं मानकर डायरेक्टरी माना गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मामला है जो धारा 35B के प्रावधानों को आज्ञापक मानता है? तो वो केस है आनंद प्रकाश बनाम भारत भूषण रॉय का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वह कौन सा निर्णय है जिसमें कृषि को व्यापार मानते हुए उसके लिए उपात्त ऋण पर ब्याज की संविदाकृत दर दे होना अभी निर्धारित किया गया, यहाँ तक कि वाद के विचाराधीन काल और डिग्री पारित होने के बाद भी? तो वो केस था रामाश्रय चंद्राकर बनाम देना बैंक का मामला था। ऑप्शन सी इसका रामाश्रय चंद्राकर बनाम देना बैंक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में वाद की सुनवाई के दौरान 4 वादियों में से 2 की मृत्यु हो जाती है और उनका कोई वैध प्रतिनिधि नहीं है। ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में यदि वाद लाने का अधिकार बचा रहता है तो फिर वाद का उपशमन नहीं होगा। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर वाद लाने का अधिकार बचा है तब वाद का उपशमन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, मृतक पक्षकार के वैध प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए अधिकतम समयावधि है, मैक्सिमम पीरियड है 90 दिन का, 90 डेज का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये दे रखा है ऑर्डर 22 में। क्वेश्चन नंबर 61 में विश्वनाथ ने मनीषा के विरुद्ध एक वाद दायर किया। वाद के विचारण के दौरान मनीषा का सुरेंद्र के साथ विवाह हो जाता है। तो ऐसी दशा में वाद का उपशमन हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, मनीषा एवं सुरेंद्र दोनों के विरुद्ध डिग्री पारित की जाएगी। दोनों आंसर गलत है। ऑप्शन सी, केवल मनीषा के विरुद्ध ही डिग्री का निष्पादन किया जाएगा, क्योंकि जो वाद लाया गया है विश्वनाथ ने वो केवल मनीषा के विरुद्ध लाया है, तो डिग्री भी मनीषा के विरुद्ध ही पारित की जाएगी। अगर पारित की जाती है तो उसका निष्पादन भी मनीषा के विरुद्ध ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एक बार वाद दायर कर दिए जाने पर वादी उसे कभी भी वापस ले सकता है। अगर वादी ने वाद न्यायालय में पेश किया है तो वादी कभी भी अपना वाद वापस विड्रॉ कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बारे में प्रावधान कर रखा है सीपीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, माणक ने चंदन के विरुद्ध 60,000 रुपये का एक वाद प्रस्तुत किया। वाद की सुनवाई के दौरान चंदन संपूर्ण दावाकृत राशि की तुष्टि स्वरूप माणक को 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। माणक 50,000 रुपये लेने को सहमत हो जाता है। माणक व चंदन राजीनामा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो राजीनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 64, इसको अब सही है। लक्ष्मीकांत शशिबला के विरुद्ध 7,000 रुपये का एक वाद लाता है। वाद के विचारण के दौरान दोनों में ये समझौता होता है कि वादग्रस्त राशि के बदले में शशिबला लक्ष्मीकांत के साथ 2 माह तक अवैध संबंध बनाए रखेगी। दोनों राजीनामा पेश करते हैं, पर न्यायालय उस राजीनामे को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, वो लोक नीति के विरुद्ध है और अनैतिक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, वादी द्वारा वाद वापस ले लिए जाने पर क्या वादी उसी वाद कारण पर पुनः कभी भी नया वाद ला सकता है? यदि हाँ तो कैसे? वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अगर न्यायालय अनुमति दे देता है तो वो लेकर के आ सकता है। उसी कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा वाद नहीं लेकर के आएगा, लेकिन अगर उसको लाना है तो न्यायालय की पूर्व अनुमति से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से किस प्रयोजन हेतु कमीशन जारी किया जाता है? तो कमीशन
जारी किया जाएगा साक्ष्यों की परीक्षा के लिए, लेखों की परीक्षा, समायोजन के लिए, बंटवारे के लिए, लेकिन नहीं किया जाएगा पति पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 आपको साथ में लिंक भी करना है। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कमीशन जारी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ए एवं बी के बीच बाउंड्री वॉल को लेकर के चल रहे वाद में न्यायालय ने मौके की स्थिति का जायजा लेने के लिए सी नामक एक अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त किया। सी ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों के मामले का निस्तारण ही कर दिया, यानी कि केस ही सॉल्व कर दिया। तो ये इसने गलत किया है क्योंकि उसके पास में ये पावर नहीं है। सी मामले का निस्तारण करने के लिए सक्षम नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 68, निर्णय से पूर्व प्रतिवादी की गिरफ्तारी एवं संपत्ति की कुर्की का आदेश कब नहीं दिया जा सकता, कब नहीं दिया जाएगा? जब प्रतिवादी डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो रहा है तब तो दिया जाएगा। जब प्रतिवादी डिक्री के निष्पादन से बचने के लिए अपनी संपत्ति का डिस्पोज ऑफ करने वाला है, व्ययन करने वाला है, तब भी दिया जाएगा। जब प्रतिवादी किसी लंपट महिला से विवाह, तो ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लंपट महिला से विवाह कर रहा है तो इससे वाद की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तब ये आदेश जारी नहीं किया जाएगा। तो यही पूछा गया है कि कब नहीं जारी किया जाएगा, तो ऑप्शन सी, जब प्रतिवादी किसी लंपट महिला से विवाह करने वाला हो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अस्थायी व्यादेश की व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 में की गई है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये तो रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अस्थायी व्यादेश मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अस्थायी व्यादेश का मुख्य उद्देश्य होता है वाद के निर्णय तक, जब तक कि वाद का निर्णय नहीं आ जाता, मामले की यथास्थिति, मतलब कि संपत्ति, जो भी संपत्ति है उसकी विषय वस्तु की यथास्थिति को बनाए रखना, उसके लिए ही टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। क्योंकि अगर विषय वस्तु ही समाप्त हो जाएगी तो फिर निर्णय किस बात का, डिक्री किस बात की, फिर न्याय हो ही नहीं पाएगा। इसलिए वाद के निर्णय आने तक मामले विषय वस्तु को यथास्थिति बनाए रखना, विषय वस्तु की यथास्थिति को बनाए रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए न्यायालय को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये भी पूछा गया है। वादी अथवा प्रतिवादी की कमजोर आर्थिक स्थिति नहीं दिखेगा, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नोटिस दिए बिना सरकार के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश कब प्राप्त किया जा सकता है? जब न्यायालय की अनुमति से वाद दायर करते हुए सरकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुदत्त अस्थायी व्यादेश के मामलों में ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जाना चाहिए? 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आपको पहले देखना होगा अस्थायी व्यादेश, पता करना होगा कि वो कहाँ से पूछा गया है। तो अस्थायी व्यादेश आदेश 39, तो वहाँ जा कर के आदेश 39 में आपको वहाँ से सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, राज्य संबंध के सिविल न्यायालय में ए नामक प्रतिवादी को आदेश दिया। राज्य संबंध के सिविल न्यायालय ने ए नामक प्रतिवादी को आदेश दिया कि वह आगामी आदेश तक विवादास्पद स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराएगा। इस आदेश के बावजूद भी ए ने जानबूझकर निर्माण कार्य कराया। न्यायालय द्वारा ए के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? न्यायालय अवमान की, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, वादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति हमेशा ही प्रापक रिसीवर कहलाता है। अगर कोई दो व्यक्ति है जिनमें विवाद है संपत्ति को लेकर, ए और बी दोनों कह रहे हैं कि ए कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, बी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, अगर न्यायालय को लगता है कि दोनों ही उस संपत्ति को नष्ट कर देंगे या डिस्पोज ऑफ कर देंगे या उनका एलिनेशन कर देंगे किसी न किसी तरह से, तो न्यायालय उसकी रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए प्रापक की नियुक्ति कर सकता है।
रिसीवर की नियुक्ति आदेश 40 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। रिसीवर न्यायालय का एक प्राधिकारी होता है, न्यायालय का एक अधिकारी होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। रिसीवर का पारिश्रमिक सामान्यतः कौन देगा? पक्षकार देंगे, न्यायालय नहीं देगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पक्षकारों द्वारा देय होता है प्रापक का पारिश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। रिसीवर का प्रमुख कार्य विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा करना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो वाद लाने के प्रयोजनात् निर्धन व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन की परिभाषा में नहीं आता है? तो इंडिजेंट पर्सन कहा गया है जिस व्यक्ति के पास में वादग्रस्त संपत्ति को छोड़ के 1000 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कहलाता है इंडिजेंट पर्सन। तो अगर उसके पास में नहीं आएगा, जिसके पास में निर्धारित न्यायालय शुल्क देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो तो आएगा ही, इंडिजेंट पर्सन कहलाएगा। ऑप्शन बी, जिसके पास वादग्रस्त संपत्ति के अलावा 1000 रुपये की अधिक की संपत्ति नहीं है। ऑप्शन सी, जिसकी मासिक आय 5000 रुपये है पर रहने का स्वयं का मकान नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसके पास वादग्रस्त संपत्ति के अलावा 1000 रुपये से अधिक की संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। निर्धन व्यक्ति की आय में निम्नांकित आय को ही सम्मिलित किया जाएगा। केवल वादी की आय को सम्मिलित किया जाएगा, केवल वादी की आय को ही सम्मिलित किया जाएगा। निर्धन व्यक्ति की आय में उसके परिवार के सदस्यों की आय नहीं आएगी, निकटतम रिश्तेदारों की आय भी नहीं आएगी, परिवार के कर्ता की आय भी नहीं आएगी, वादी की आय को ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। किस आधार पर द्वितीय अपील ग्राह्य नहीं होती है? द्वितीय अपील, दूसरी अपील हमेशा ही विधि के प्रश्न पर की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तथ्य के सारभूत प्रश्न के अंतर्गत होने पर। अगर तथ्य का प्रश्न है तो उस पर आप दूसरी अपील नहीं कर सकते, दूसरी अपील हमेशा ही विधि के प्रश्न पर ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। यह आपको ध्यान में रखना है, दूसरी अपील हमेशा ही, दोनों अपील उच्च न्यायालय में होगी और दूसरी अपील हमेशा ही विधि के प्रश्न पर होगी। किसी आदेश से की गई अपील में पारित किए गए आदेश से हमेशा ही कभी भी आदेश की दूसरी अपील तो होती नहीं है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, आदेश की कभी भी दूसरी अपील नहीं होती है। हालांकि कुछ आदेश दे रखे हैं, ऑर्डर 43 में एक लिस्ट दे रखी है जिसमें आप अपील कर सकते हो आदेशों के खिलाफ, लेकिन आप एक ही अपील कर सकते हो, आपको 2 अपील का राइट नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अपीलीय न्यायालय अपील में किसी आज्ञप्ति को उलट भी सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है और चाहे तो उसको अभिपुष्ट भी कर सकता है, तीनों ही कदम उठा सकता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। वह कौन सा आधार है जिस पर उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी जब उच्च न्यायालय की राय में किसी प्रश्न का विनिश्चय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक होना हो। ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी पक्षकार का शीर्षस्थ उद्योगपति होना। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। रिव्यू, पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या होता है? पुनर्विलोकन का उद्देश्य होता है कि हाँ, अब देख लो, किसी निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश में विधि, तथ्य, प्रक्रिया संबंधी प्रत्यक्ष प्रकट होने वाली गलती त्रुटि को दूर करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रिव्यू तब किया जाएगा जब अपील का प्रावधान नहीं हो, अपील का प्रोविजन नहीं है, तभी रिव्यू लिया जाएगा। रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू में जो पक्षकार डिक्री देता है वही जो न्यायालय डिक्री देता है वही न्यायालय उस मामले को वापस से देखता है, फिर से देखता है। तो फिर से देखने के लिए रिव्यू की याचिका दायर की जाती है। तो वही न्यायालय होगा जिसने डिक्री पारित की है। क्वेश्चन 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 87। किस आधार पर पुनरीक्षण रिवीजन अनुज्ञात नहीं है?
तो रिवीजन यहाँ पर सीपीसी में हमेशा ही हाई कोर्ट में होगा, रिवीजन के लिए आप हाई कोर्ट जाओगे, लेकिन सीआरपीसी में रिवीजन सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों में ही होता है। इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है, जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया हो जो उसमें विधि द्वारा निहित ही नहीं हो। ये भी सही है, इसके लिए आप रिवीजन लगा सकते हो। जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया हो जो उसमें विधि द्वारा निहित हो, तो उसके लिए भी आप रिवीजन के लिए जा सकते हो। जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से साधारण अनियमितता से कार्य किया हो, मनमाना कार्य किया हो, तब भी आप रिवीजन के लिए जा सकते हो। लेकिन कब नहीं जाओगे? जब अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले में पर्याप्त अनुतोष यानी कि रिलीफ ग्रांट नहीं की है, तो तब आप रिवीजन के लिए नहीं जा सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, सरकार के विरुद्ध वाद संचित किए जाने के लिए संहिता की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिया जाना है? तो नोटिस दोगे आप धारा 80 में। अगर सरकार के विरुद्ध आपको वाद लाना है, सरकार के विरुद्ध वाद दायर किए जाने के लिए संहिता की किस धारा के अंतर्गत नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 80। धारा 80 में सरकार को नोटिस देना ही होगा और ऐसा नोटिस संबंधित कलेक्टर को दिया जाएगा। सरकार के विरुद्ध दायर किए जाने वाले इसको वापस से बढ़ते हैं। सरकार के विरुद्ध दायर किए जाने वाले कैसे मामलों में नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है? कब नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं माना जाएगा? अगर मामले को शीघ्र या अविलंब अनुतोष वाले मामले हैं, जल्दी उसकी सुनवाई करनी है, निपटारा करना है, तो उन मामलों में सरकार को नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शीघ्र अथवा अविलंब अनुतोष वाले मामलों में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अप्राप्त एवं विकृत चित्त व्यक्तियों की ओर से प्रस्तुत वादों में उनकी ओर से वाद का संचालन करने हेतु जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें वाद मित्र, वादार्थ संरक्षक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा आदेश 33 में है। आपको ध्यान में रखना है आदेश 33, जो कि बात करता है इंडिजेंट पर्सन पर। यहाँ पर धारा और आदेश दोनों पूछे गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में ऐसे ही पूछा जाएगा, धारा भी पूछी जाएगी और ऑर्डर भी पूछे जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है आदेश 33 में निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद लाने के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, संहिता की धारा 133 में न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसको छूट प्राप्त नहीं किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसको छूट जो है वो नहीं मिलेगी व्यक्तिगत उपस्थिति से। भारत का राष्ट्रपति है तो मिल जाएगी, लेकिन समाज का अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। राज्यपाल और प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल जाती है। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रत्यय स्थापना की अधिकारिता प्रत्येक न्यायालय में अंतर्निहित है, यही किस मामले में अभी निर्धारित किया गया है? ये केस आपको बताना है। ये केस है कविता ट्रेहन बनाम बलसारा हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस धारा आदेश में किया गया है? तो ये पूछा गया है फिर से 151 धारा 151 में इनहेरेंट पावर का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, कैविट से क्या अभिप्राय है? कैविट का मतलब होता है चेतावनी या पूर्व सूचना या उजुदारी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऐसे सवाल भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में कैविट के बारे में पूछा गया है। कैविट सिविल मामलों में अपीलों में भी दिया जा सकता है। यह किस मामले में अभी निर्धारित किया गया था? तो ये केस था चंद्रजीत बनाम श्रीमती गणेशिया का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस मामले में बोला गया था कि कैविट जो है वो सिविल मामलों में अपीलों में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के अनुसार सम्मन की तामील कराने हेतु वादी तथा प्रतिवादी को सम्मन भेजने के लिए
न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय में कदम उठाया जाना आवश्यक है। जो भी न्यायालय समय देगा उसी के दरमियान आपको वो सम्मन की तामील करवानी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 51 आदेश और 158 धाराएं हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, वह कौन सा आधार है जिस पर किसी मामले का अंतरण नहीं किया जा सकता? संभावित आशंका पर कभी भी मामला ट्रांसफर नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, समझौते पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और ऐसा समझौता मान्य होता है यदि वह कपटपूर्वक नहीं है, मिथ्या व्यपदेशन नहीं है उसमें, तो वो समझौता मान्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जिससे आपका कॉन्सेप्ट सीपीसी का क्लियर हो गया होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर एआईबी में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैंने इस पीडीएफ में 1 लाइन वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, 1 लाइनर भी रखे हैं। देखो मैंने इसमें बनाया है, ये तो आपके वापस से क्वेश्चन आ गए। इसमें आप ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। इसके बाद आएंगे आपके ये 1 लाइनर। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने इस पीडीएफ में विशेष रूप से आपकी एआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, विशेष प्रकार से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप पढ़ भी सको और आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। इसलिए मैंने ये पीडीएफ अच्छे से तैयार की है। जैसे डिग्री क्या है तो आपको पढ़ने से यहाँ से समझ में आ जाएगा। डिग्री कितने प्रकार की होती है, क्या किसी वाद पत्र को खारिज करने वाला आदेश डिग्री है, तो आपको यहाँ पर सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आप इससे अपनी सीपीसी पर कमांड अच्छी बना सकते हो। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितनी सब्जेक्ट कवर करवाई हैं, ये मैराथन क्लास है, इससे पहले मैंने जितनी भी सब्जेक्ट कवर करवाई है सभी की पीडीएफ मैंने स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई हैं। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप ऐसे ही बोलते हो, आप प्रोवाइड नहीं करवाते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है और टेलीग्राम चैनल में मैंने सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, अदर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया है और साथ में मैंने 1000 क्वेश्चंस की ई बुक भी प्रोवाइड करवाई है और ये पीडीएफ भी मैं वहाँ प्रोवाइड करवा दूँगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए 1000 क्वेश्चंस की ई बुक मैंने प्रोवाइड करवाई हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ से सारे मटेरियल पीडीएफ में मिल जाएगी, ई बुक भी मिल जाएगी और ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद।